हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2022 के जीएस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय के अवमान अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा कथन है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। इनमें से कौन सी सही है वो हमें देखने हैं। 2020-21 के बाद यूपीएससी ने ट्रेंड किया है कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक चीज वो पूछता है, क्या ये संविधान में लिखा गया है, क्या संविधान के तहत ये परिभाषित है। इस टाइप के वर्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि संविधान के अंदर चीजें है या नहीं है, और वो ऑलमोस्ट टाइम वो गलत ही होती है। हालांकि कई टाइम सही भी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट वो गलत होती है। यहाँ पर जो तीसरा कथन है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न में यूपीएससी ने वही सेम लाइन दी है जो बाकी पॉलिटी के प्रश्न में आजकल पूछ रहा है। तो भारत का जो संविधान है उसमें सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं कर रखा है। भारत के संविधान ने बहुत कम चीजों को परिभाषित कर रखा है, सब चीजों को परिभाषित नहीं कर रखा है। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करने के लिए क्या लाए गए थे, न्यायालय का अवमान अधिनियम 1971। ये जो एक्ट है ऊपर पहले स्टेटमेंट दिया हुआ, इसी के तहत इसको परिभाषित किया हुआ है। इसलिए तीसरा कथन हो जाता है गलत। तीसरा कथन होते ही आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि पहला कथन तो सीधा सही है, दूसरा कथन सही है। अब देखना चौथा कथन, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। अब अवमानना के विषय में कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा, सीधी सी बात है। और जो न्यायालय के संबंधित जो अधिकार वगैरह होते हैं वो राज्य विधानसभा को वैसे भी नहीं दे रखे, तो इसलिए चौथा पॉइंट भी जाता है सही। आंसर आता है बी। जो पहला प्रश्न था वो थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न था कि रिपोर्ट जो समिति के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर देखिए जो तीसरे पॉइंट है उससे हमें सीधा पता चल जाता है कि पहला तो सही है ही है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट है उनमें हमारे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है जब ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। अब हम जो न्यायालय की अवमानना वगैरह है उसको थोड़ा देख लेते हैं। न्यायालय की अवमानना है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सिविल अवमानना, एक होती है आपराधिक अवमानना। न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना के बचाने का प्रयास करती है। इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक कानूनी तंत्र के रूप में कार्य करती है। कौन? न्यायालय की अवमानना। यहाँ पर आगे न्यायालय की अवमानना के प्रकारों के बारे में दे रखा है। एक होती है सिविल अवमानना और दूसरी होती है आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना कौन सी होती है? जब न्यायालय का कोई आदेश होता है उसे नहीं मानते हैं तो वो होती है सिविल अवमानना। और आपराधिक अवमानना होती है न्यायालय को बदनाम करना, न्यायालय के खिलाफ ऐसे कमेंट करना जिससे न्यायालय की जो प्रतिष्ठा है उसमें हानि हो रही हो, तो वो होती है आपराधिक अवमानना। जैसे न्यायालय ने आदेश दिया कि आपको कोर्ट के समक्ष पेश होना है लेकिन आप पेश नहीं हो रहे, तो वो होगी सिविल अवमानना। और न्यायालय के बारे में आप बोल रहे हैं कि न्यायालय गलत है, न्यायालय जो है वो भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, उस प्रकार की जो अवमानना होती है वो होती है आपराधिक अवमानना। इसमें यहाँ सजा का प्रावधान भी कर रखा है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दे रखा था कि 1961 में तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल स्वर्गीय एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून और समस्याओं की व्यापक जांच की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और यही दूसरा कथन था। तो अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत जो न्यायालय की अवमानना के लिए इनको जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उनको शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पर जो था ये दूसरा कथन, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। और जो अनुच्छेद 142 है उसके तहत कहा गया है कि जो संसद है वो न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। और कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 142 क्लॉज 2 में लिखा गया है। यहाँ पर जो न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग होती है वो न्यायालय की अवमानना के तहत नहीं आता है। तो यहाँ पर आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमने यहाँ पर जो न्यायालय की अवमानना है वो कितने प्रकार की होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, और न्यायालय की अवमानना है उसको कहाँ पर परिभाषित कर रखा है। इसके साथ ही न्यायालय की अवमानना से संबंधित कौन कानून बना सकता है वो सभी हमने यहाँ पर सारा देख लिया है। तो न्यायालय की अवमानना से संबंधित सारा जो डाउट है यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो हमें यहाँ पर बताना है। पहला कथन है, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। दूसरा कथन है, विधिक परिषदों बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिगठित करने की शक्ति है। इनमें से कौन सा सही वो हमें देखने हैं।
और यहाँ पर यह जब प्रश्न मैंने किया था तब मुझे बार काउंसिल के बारे में इतना पता भी नहीं था 2022 में, ना ही मुझे जो वकील कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो भी नहीं पता था। लेकिन मैंने सिर्फ जनरल सोचा कि जो कॉर्पोरेट वकील है, पेटेंट न्यायवादी हैं, जो पेटेंट से संबंधित मामले होते हैं, किसी कंपनी ने कोई पेटेंट दायर कर रखा है, उसका जो पेटेंट है वो किसी ने हनन कर दिया, तो ऐसे जो केस लड़ेगा वो कौन होगा? पेटेंट न्यायवादी होगा या पेटेंट अधिवक्ता होगा। तो अब बाकी के जो वकील हैं वो तो अधिवक्ता के तहत आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आएगा? सीधी सी बात, ये भी होगा ये भी अधिवक्ता कहलाएगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि ये भी क्या है, न्यायालय में पेटेंट से संबंधित केस लड़ रहा है। तो पहला कथन तो सीधा ऐसे ही गलत हो जाता है जनरल सोच के ही। दूसरा कथन था कि जो बार काउंसिल है कोई विधिक शिक्षा, अब बार काउंसिल बनी किसके लिए? जो वकील वगैरह उनके लिए बनी हुई है, उनके जो अधिकार है उनका संरक्षण करती है। तो यही क्या करेगी, जो विधि महाविद्यालय हैं उनसे संबंधित जो नियम वगैरह हैं जो बनाएगी। अगर जनरल सोचा तो यही हम वहाँ सोच पाएंगे। तो सिर्फ जनरल सोच के इन प्रश्न को करना, ज़्यादा इनमें सोचना ही नहीं है। इसलिए दूसरे पॉइंट को मैंने सही मारा था, आंसर था बी, जो कि मेरा एग्जाम में भी सही हुआ था। लेकिन उस टाइम मेरे को एग्जाम में इतनी जानकारी थी भी नहीं, बस जनरल कॉमन सोच के ही मैंने इस प्रश्न को किया था और सही निकला था आंसर। यहाँ पर जो बार काउंसिल है इसकी स्थापना हुई थी अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और अखिल भारतीय बार परीक्षा का आयोजन जो है वो बार काउंसिल करता है। और यह बार काउंसिल है वो जो वकील होते हैं उनको प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र भी देता है। बार काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो 2 साल के लिए बनता है। साथ ही में जो बार काउंसिल है उसमें महान्यायवादी और महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो इसके क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखना। यहाँ पर लिखा गया है कॉर्पोरेट वकीलों के साथ साथ पेटेंट वकीलों को भी वकीलों के रूप में मान्यता प्राप्त है, और वकीलों के रूप में उनकी मान्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीधा कॉमन सोच के भी हम कर सकते हैं। अब हम जान रहे हैं कि इसको वकील की मान्यता प्राप्त है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर जनरल सोचना है कि जो पेटेंट न्यायवादी है, पेटेंट वकील है, वो पेटेंट वाले मामले लड़ेगा, तो वो भी तो क्या होगा? वकील ही होगा, सीधी सी बात है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार अधिवक्ता वह व्यक्ति है जो किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित है, जो भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष कानून को अभ्यास करने का हकदार है। एक होता है वकील और एक होता है अधिवक्ता। इसमें फर्क क्या है? जो राज्य बार काउंसिल में, जो यहाँ पर लिखा गया है राज्य बार काउंसिल, उसके तहत नामांकित है, वो होता है अधिवक्ता। और जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली है किसी कॉलेज से या किसी विश्वविद्यालय से, वो होता है वकील। तो सारे जो अधिवक्ता हैं वो क्या है? वकील है। लेकिन सभी वकील अधिवक्ता नहीं होते हैं, क्योंकि जिस वकील ने बार काउंसिल में नामांकन नहीं कर रखा है वो अधिवक्ता नहीं कहलाएगा। भारत में अधिवक्ता वह वकील होता है जिसने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे अदालतों में कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अभी हमने देख लिया इसके बारे में। भारतीय बार काउंसिल कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा भारतीय विश्वविद्यालयों को राज्य बार काउंसिलों के परामर्श से मानक निर्धारित करने के लिए वैधानिक कार्य विभाग के रूप में देश के विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण करती है। जो दूसरा कथन था वो यही था। इसके अतिरिक्त यह अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकार और हितों की रक्षा करने का भी कार्य करता है। यहाँ पर हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं लॉ, वकील वगैरह के बारे में, तो एक वर्ड आता है टाउटिंग। टाउटिंग, जो दलाल होता है उसको टाउटिंग बोलते हैं। दलाल कौन होता है? जैसे एक वकील है और एक जो कोई अपना केस लेके आया है कौन न्यायालय में, इसके बीच जो बिचौलिए का काम करता है उसे टाउटिंग बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे इस प्रकार के जो टाउट्स होते हैं उनको न्यायालय परिसर में प्रतिबंधित कर रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है बी। जनरल सोच के भी इस प्रश्न को कर सकते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दें। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। यहाँ पर जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार का होता है। संविधान संशोधन का मतलब क्या है कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसके किसी न किसी भाग को चेंज करना या उसमें कुछ परिवर्तन लाना, वो क्या होगा? संविधान संशोधन होगा। तो संविधान संशोधन होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, एक होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और एक होता है संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये 3 प्रकार के जो संविधान संशोधन होते हैं। लेकिन जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है वह जो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। जैसे कि किसी नए राज्य का गठन करना है, तो नए राज्य का गठन करेंगे तो जो अनुसूची 1 है उसमें चेंज आएगा क्योंकि नया राज्य बना है। तो ये क्या होगा? संविधान में तो चेंज ला रहा है, यानी कि संविधान का संशोधन तो है, लेकिन यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। और जो संविधान में साधारण संशोधन होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि किसी राज्य का बनाना, तो वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? साधारण अधिनियम के माध्यम से चेंजेस लाए जाते हैं।
वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा होगा? जो अनुच्छेद 368 के तहत आएगा। तो जो अनुच्छेद 68 के तहत संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है उसको राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जो जरूरत नहीं होती है। तो पहला कथन हो जाता है गलत। तो पहला कथन गलत होते ही आपका आंसर सीधा बी आ जाता है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन तो सही है। दूसरे कथन में क्या लिखा गया? जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य है कि वे अपनी अनुमति दे ही दे। यह प्रावधान किया गया था 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 24वें संविधान संशोधन बोल दिया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक में अनुमति देना बाध्य है। और जो अनुच्छेद 368 है वो भाग 20 के तहत आता है। ये 2024 में पूछा भी गया था। तीसरा कथन है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। यह बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कब डिस्कस कर चुके हैं? जब 2013 का पेपर किया था तब हमने देखा भी था जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होता है इनके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान वैसे अनुच्छेद 108 के तहत होता है, लेकिन इनके लिए संविधान में जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान नहीं कर रखा है, क्योंकि जो धन विधेयक है उसके लिए सारी शक्तियां किसके पास है? लोकसभा के पास है। जबकि जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके लिए शक्तियां वो लोकसभा और राज्यसभा के पास समान है। इसलिए ये दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए विशेष बहुमत के साथ। इसलिए तीसरा कथन सही होता है। आंसर आता है अपना बी। और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके माध्यम से मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो संविधान का मूल ढांचा है जो केशवानंद भारती केस के माध्यम से आया था उसमें चेंजेस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से भी नहीं किए जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। यहाँ पर देखिए वापस भारत का संविधान, मैंने पहले ही कहा था ऐसे वर्ड यूपीएससी बहुत ही ज्यादा पूछने लग गया है। दूसरा कथन है संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह जो 91 संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत यह प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 75 के तहत। पहले क्या होता था कि सभी लोगों को क्या मंत्री बना दिया जाता था। जो एनडी गवर्नमेंट बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों को मंत्री बना दिया था। उसके बाद यह चेंजेस लाया कि जो 15% से अधिक सदस्य हैं वो मंत्री नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री सहित। और यह कौन सा अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 75 में। और पहला कथन है उसमें जो भारत का संविधान है वो इस प्रकार का जो प्रावधान नहीं करता है। जो 4 श्रेणी वाले मंत्री की बात है ये नहीं करता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 के तहत एक वर्ड आ रखा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में 3 चीजें आती हैं। एक आता है कैबिनेट मंत्री, एक आता है उप मंत्री और एक आते हैं राज्य मंत्री। और ये भी संविधान में नहीं लिखा गया है, ये भी कहाँ लिखे गए हैं? ये भी लिखा गया है लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में। लोकसभा के जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम है उसमें लिखा गया है कैबिनेट मंत्री के बारे में, उप मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में, जो मंत्रिपरिषद के पार्ट है। और एक जो कैबिनेट वर्ड है ये आ रखा है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 जो आपातकाल की बात करता है उसमें कहा गया है कि जो आपातकाल के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति से ही घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र हो रखा है और अनुच्छेद 352 में कैबिनेट का जिक्र हो रखा है। इस प्रकार का जो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री का वर्गीकरण नहीं कर रखा है संविधान में, इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत, दूसरा कथन सही। आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां है? अनन्य मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ये शक्तियां नहीं है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तीसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है उसकी बात की गई है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है और कहा गया है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग के विरुद्ध प्रस्ताव लाने के लिए सदन में कम से कम जो 1/4 सदस्य है उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जैसे कि लोकसभा के अंदर 545 सदस्य, इसका 1/4 सदस्य जब हस्ताक्षर करेंगे तभी क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद में लाया जा सकेगा या फिर लोकसभा में लाया जा सकेगा। उसके बाद विशेष बहुमत से जब वो पारित होगा तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए तीसरा कथन हो जाता है गलत, यह राज्यसभा और लोकसभा के पास समान शक्ति है। तो तीसरा कथन गलत होते ही आपका सी एंड डी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा है पहला और दूसरा। पहला है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। इसके संबंध में भी लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति है। आपातकाल की उद्घोषणा होती है 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से वो पारित होना चाहिए। तो फिर बचता क्या पीछे? दूसरा कथन, यानी कि आंसर हो गया बी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। जो अनुच्छेद 75 है वो बात करता है
कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। और ये किस में बात की गई है? अनुच्छेद 75 के तहत। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा से अगर पारित हो जाता है तो जो मंत्री परिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके बारे में उल्लेख संविधान में नहीं कर रखा है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कर रखा है लोकसभा के नियमों में। ये बात भी आप ध्यान में रखना, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं कर रखा है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। उसके बाद ही क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसलिए जो दूसरा कथन है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये लोकसभा की अन्य शक्ति है। तो ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो हमने आपातकाल के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में और महाभियोग के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया है। आंसर होता है बी। आप यहाँ पर एक काम करना कि जो लक्ष्मीकांत में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है वो बहुत ही अच्छे से कर लेना कि कौन सी लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति है, कौन सी शक्तियाँ वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है और कौन सी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पर इसके तहत ही 10वीं अनुसूची का निर्माण भी किया गया था। जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी नेताओं के बीच में, उसको रोकने के लिए, आयाराम गहराम की राजनीति को रोकने के लिए जो दल बदल विरोधी कानून है उसको लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान है उसको हम अभी देखेंगे। इससे पहले हम प्रश्न पर थोड़ा देखते हैं। पहला कथन है, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। नाम निर्दिष्ट सदस्य यानी कि जो राष्ट्रपति नामित करता है, जो 2 सदस्यीय लोकसभा के अंदर पहले करता था, कौन से वाले, एंग्लो इंडियन, अब तो ये प्रावधान हटा दिया है। लेकिन जो 12 सदस्यीय किसमें, राज्यसभा में कौन जो राष्ट्रपति नाम निर्दिष्ट करता है या नामित करता है वो सदस्य, ऐसा कहा गया है कि किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कथन गलत है। जो नाम निर्दिष्ट सदस्य है वो 6 माह के भीतर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत। पहले कथन में कहा गया है कि 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते, 6 माह के अंदर हो सकते हैं, 6 माह के बाद नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत। दूसरा कथन है, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को एक दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। दल बदल मामले से संबंधित जो भी सुनवाई होती है वो कौन करता है, वो करता है पीठासीन अधिकारी। सारी सत्ता किसके पास होती है, पीठासीन अधिकारी के पास। लेकिन पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जब पीठासीन अधिकारी के पास मामला जाता है तो वो इसकी सुनवाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग देखता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक समय नहीं दिया गया है कि आपको 3 महीने या 6 महीने के अंदर डिसीजन देना ही पड़ेगा। इसलिए जो दूसरा कथन है वो सही हो जाता है। आंसर होता है बी। भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के भाग के रूप में लागू किया गया था। जो दल बदल विरोधी कानून है इसमें कहा गया है कि कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। लेकिन कोई निर्दलीय सदस्य है, वह अपने क्षेत्र से जीतता है तो उसके बाद वह कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके लिए कोई समय सीमा भी नहीं दे रखी है। और इसमें यह भी कहा गया है किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यदि किसी दल को परिवर्तित करते हैं तो वह अयोग्य नहीं माने जाएंगे। पहले यह सीमा थी 1/3 थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह सीमा 2/3 कर दी गई। यानी कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं होंगे। जो 2 साल पहले महाराष्ट्र में हुआ था, जो शिवसेना पार्टी थी उसके 2/3 सदस्य हैं, उन्होंने नई पार्टी बना दी थी जो एकनाथ शिंदे थे उनके नेतृत्व में। तो जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चेंजेस हुए थे, जिन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया था। तो यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। यह भी बात आप साथ में याद रखना। दल बदल के कारण अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। कानून में कोई समय सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले पर निर्णय लेना होता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा कथन सही हो जाता है, पहला कथन गलत। आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। अब वापस देखिए, यहाँ पर बात की गई है भारत के संविधान के अनुसार। इन चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा भारत के संविधान अनुसार ऐसा प्रावधान है या नहीं है। हालांकि ये बात तो सही है कि भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है वो इस्तीफा दे देती है, लेकिन भारत के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए आपको जो प्रश्न है उनको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शांत मन से पढ़ना है।
यहाँ पर जो भारत का महान्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, जब इसको जो चुनी थी वो सरकार इस्तीफा देती है, यह रीति के अनुसार देता है, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। और पहला कथन है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं। यहाँ पर भारत का महान्यायवादी है वही एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। भारत के सॉलिसिटर जनरल को इस प्रकार की शक्तियां नहीं है कि वह भारत की संसद में भाग ले। सॉलिसिटर जनरल का काम सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी है, उसको हेल्प करने का है। इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत, दूसरा कथन गलत, आंसर होता है डी। अभी एक चीज यहाँ पर आप गौर करना कि यहाँ पर अभी हमने जो पहले प्रश्न किए थे, जैसे 13 क्वेश्चन था, इसका आंसर भी बी था, 14 का आंसर भी बी था, 15 का आंसर भी बी था, 16 का आंसर भी बी था, और जो 12वां क्वेश्चन था इसका आंसर भी क्या था, बी था, और जो 11वां क्वेश्चन था इसका आंसर भी बी था। तो यहाँ पर कंटिन्यू 6 प्रश्नों के आंसर बी थे। जब हम एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो कंटिन्यू बी आंसर आता है। जब हम ओमर शीट भरते हैं तो हम क्या है, कंटिन्यू बी को भर जाते हैं, तो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या हम गलत तो नहीं कर रहे, इतने कंटिन्यू कैसे बी सही हो सकते हैं। तो उसके कारण हम एक क्वेश्चन ऐसे गलत कर देते हैं, क्या पता हम गलत कर रहे हैं, इस प्रकार का पॉसिबल ही नहीं कि इतने यूपीएससी साथ में आंसर दे दे बी बी बी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हर साल कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आते ही है जो कंटिन्यू उनका आंसर एक ही होता है। तो ऐसे में जब आप उम्र भरें तो अपना कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल भी मत करना। ये चीज भी ध्यान रखनी जरूरी होती है। ऐसी बारीकियों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इससे भी हम 2 से 2.5 नंबर गंवा सकते हैं। यहाँ पर जो भारत के महान्यायवादी है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। भारत का जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात की गई अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी पद की व्याख्या कर रखी है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, हाईकोर्ट जज 5 वर्ष रहा हुआ हो, या फिर वो हाईकोर्ट में 10 वर्ष की वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। इसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, संविधान में हटाने को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। पद पर राष्ट्रपति के अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को देता है। रीति के अनुसार जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है। दूसरा कथन यही था। दूसरा कथन लिखा गया है संविधान अनुसार ऐसा प्रावधान नहीं है, यह रीति के अनुसार ऐसा प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित इसको पारिश्रमिक मिलता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। सदन के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। यहाँ पर देखिए मताधिकार के बगैर, यानी कि ये संसद में भाग ले सकता है लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकता है। ये चीज आप साथ में ध्यान रखना। और ये अनुच्छेद 88 में बात की गई है। संसद सदस्य के समान सभी भत्ते व विशेषाधिकार मिलते हैं इसको, यानी 105 में कहा गया है। यह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, इसे निजी विधिक कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। यदि जो महान्यायवादी है वो कोई निजी मामला लड़ने जाए तो वो जा सकता है, उसे इस प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। दूसरा था भारत का महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की सहायता करता है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। महाधिवक्ता संसद की बैठक में भाग नहीं लेता है। पहला कथन इसलिए गलत हो गया था। महाधिवक्ता के साथ एक अपर महाधिवक्ता भी होता है। ये दोनों मिलकर किसकी, महान्यायवादी की सहायता करते हैं। यहाँ पर हमने जो महान्यायवादी चैप्टर लक्ष्मीकांत का उसका पूरा रिवीजन कर लिया है जल्दी। तो देखिए किस प्रकार से हमारा इफेक्टिव डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। अगला प्रश्न है वह रिट से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जो परमादेश और अधिकार प्रथा के बारे में पूछा गया है। हम सभी रिटों के बारे में इस क्वेश्चन के तहत जान लेंगे बहुत ही अच्छे से। आपको रिट से संबंधित कोई भी डाउट यह वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर देखिए रिट क्या होते हैं, आदेश होते हैं जो किसी न्यायालय या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि रिट है वो न्यायालय द्वारा ही जारी की जाती है। आप सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनना और कोई भी डाउट हो तो आप साथ में लिख देना। बहुत ही अच्छे से हम रिट को डिस्कस करेंगे, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना बस। अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित ही है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके पास रिट अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी है। जो सुप्रीम कोर्ट का रिट अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी नागरिक है वो जा सकता है, क्योंकि यह उसका मौलिक अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 32 खुद क्या है, मौलिक अधिकार है। जबकि जो 226 के तहत रिट अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो हाईकोर्ट के खुद के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो रिट जारी करे या ना करे। संसद अन्य न्यायालयों को भी यह अधिकार दे सकता है, किसका, रिट का अधिकार। हालांकि अभी रिट का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, लेकिन संसद जो अन्य न्यायालय है उनको भी यह अधिकार दे सकता है। यह शक्ति किसके पास है, यह शक्ति है संसद के पास। यह बात भी आप ध्यान में रखना। अब जो रिटें हैं 5 प्रकार की, उन सब के बारे में हम देख लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस। जो आपने जय भी मूवी देखी थी सूर्या की, बहुत अच्छी मूवी थी, अमेजॉन प्राइम पे पड़ी है, आप देखना जरूर जब आपको समय मिले। उस मूवी के अंदर हैबियस कॉर्पस के बारे में ही डिस्कस कर रखा है। वो पूरी मूवी बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर ही डिपेंड है। जो हैबियस कॉर्पस है उसे जारी कौन करता है, कोर्ट जारी करता है। और क्यों जारी करता है,
या जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। कोई निजी संस्थान या सार्वजनिक प्राधिकरण किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंद कर देता है तो न्यायालय आदेश देता है किसको, निजी व्यक्ति या फिर जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उसको, कि आप क्या है उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। यह जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी की जाती है। और जो हेबियस कॉर्पस है वो सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। जो हेबियस कॉर्पस है वो किन कंडीशन में नहीं जारी की जा सकती है वो यहाँ पर देख रहे हैं। पहला पॉइंट है हिरासत कानून सम्मत है, यदि किसी व्यक्ति की हिरासत है वो कानून के द्वारा की गई तो जो हेबियस कॉर्पस है उसका यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा है कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है। तीसरा है न्यायालय द्वारा हिरासत, यदि न्यायालय ने हिरासत की बात बोली है तब हेबियस कॉर्पस को जारी नहीं किया जा सकता। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है, जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट है, उसने किसी व्यक्ति को सजा दी है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति को क्या है हिरासत में रखा गया है, ठीक है। तो जो गुजरात हाईकोर्ट है वो यहाँ पर जो हेबियस कॉर्पस है वो जारी नहीं कर सकता कि आप इस व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि यह उसके न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर का मामला हो गया। तो यहाँ पर हमने जो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको देख लिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो सार्वजनिक प्राधिकरण या निजी व्यक्ति या फिर व्यक्ति के दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। कौन सी कंडीशन नहीं जारी की जा सकती वो भी हमने देख लिया है। दूसरी है परमादेश मैंडामस। इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। जारीकर्ता कौन होता है, कोर्ट होता है। किसको जारी किया जाता है, ये सार्वजनिक निकाय को, निगम को, अधीनस्थ न्यायालय को, अधिकरण को, सरकार को, इन सब के खिलाफ यह जारी की जा सकती है। कौन जारी करता है, इसको कोर्ट जारी करता है। ये क्यों जारी की जाती है, किसी भी सार्वजनिक अधिकारी से उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए। यदि यहाँ पर कोई जो सार्वजनिक अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और वह अपने कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर जैसे सार्वजनिक निकाय है वहाँ पर कोई व्यक्ति अपना मामला लेके गया, अपनी सुनवाई करने गया और इसने कहा मैं नहीं करूँगा, तब यह व्यक्ति कोर्ट के पास जा सकता है और कोर्ट क्या करेगा, परमादेश जारी करेगा कि ओ भाई साहब आप अपना काम कीजिए। तो ये होता है परमादेश। तो किसी भी सार्वजनिक अधिकारी से उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए जारी की जा सकती है। जो कार्य है वो या तो वह व्यक्ति कर नहीं रहा है या करने से मना कर रहा है। कौन, सार्वजनिक अधिकारी। तो इसलिए जो परमादेश है वो जारी किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो परमादेश इसलिए जारी किया जाता है, कोई सार्वजनिक अधिकारी है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, कार्य करने से मना कर रहा है, तो जो कोर्ट बोलता है कि आप अपना कार्य कीजिए, भाई आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए परमादेश जारी किया जाता है, यानी कि आदेश देता है इसको। ये परमादेश है वो किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, निजी व्यक्ति के खिलाफ, निजी निकाय के खिलाफ। गैर सांविधिक विभाग, यदि कोई गैर सांविधिक विभाग है, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई विभाग है वह किसी विधि के तहत नहीं बना है, ऐसे ही बन रखा है, तो उस विभाग के खिलाफ है जो परमादेश है वो जारी नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि जो सीबीआई है वो क्या है, गैर सांविधिक है, तो क्या सीबीआई के खिलाफ जो परमादेश है जारी नहीं किया जा सकता? सीबीआई के खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है, वो करता है दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 है, उसके तहत अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। तो यह विधि के तहत शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए सीबीआई के खिलाफ जारी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा गैर सांविधिक निकाय जो किसी विधि के तहत शक्ति प्राप्त नहीं करता है, उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। जब कर्तव्य विवेक अनुसार हो तब भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में होता है, तब उसके खिलाफ क्या है, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। संविधात्मक दायित्व के लागू करने के लिए जो संविदा के वाले कार्य होते हैं उसके खिलाफ भी क्या है, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर परमादेश के बारे में हमने देख लिया कि परमादेश का मतलब क्या है, किसको जारी किया जा सकता है, किसको जारी नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना या फिर रोकना। इसका मतलब क्या है, किसी ऊपरी अदालत यानी कि कोई शीर्ष अदालत है, शीर्ष अदालत द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकना। अधीनस्थ न्यायालय है उसको कहा गया है 7 साल की सजा देने की उसके पास शक्ति है, लेकिन वह मृत्युदंड का सजा दे रहा है, तो उसका शीर्ष न्यायालय होगा या उसका ऊपरी अदालत होगी, वो बोलेगी कि आप अपने औकात से बाहर काम कर रहे हो, आपको ये काम करने की अनुमति नहीं, आप कैसे कर रहे हो। तब जारी किया जाता है प्रतिषेध। यानी कि कोई व्यक्ति है उसको सबसे निम्नतम स्तर का जो न्यायालय होता है वो मृत्युदंड की सजा दे देता है, लेकिन उसके पास मृत्युदंड की सजा भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि भाई साहब आप देखिए हमारे जो इतना नीचे वाला अदालत है जिसके पास शक्ति भी नहीं है और उसने मेरे को मृत्युदंड की सजा दे दी। तब न्यायालय बोलता है, ऊपरी अदालत बोलती है कि आपके पास ये औकात ही नहीं, आप कैसे काम कर रहे हैं, ये तब जारी किया जाता है प्रतिषेध, उसे बोलते हैं प्रतिषेध। यह जो प्रतिषेध रेट है यह सिर्फ और सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण कौन से, जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पास क्या होते हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, तो वो क्या बन जाता है, वहां पर अर्ध न्यायिक निकाय बन जाता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ भी क्या है,
प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। यूपीएससी है उसके पास भी क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। तो यूपीएससी जब सिविल न्यायालय की भूमिका निभाता है तब यदि वो अपने अवकाश से बाहर का काम करता है तब उसके खिलाफ भी क्या प्रतिषेध जारी किया जा सकता है। यहाँ पर आगे लिखा गया है जो परमादेश है वो सक्रिय करता है, प्रतिषेध निषेध करता है। इसका क्या मतलब है? अभी हमने देखा था परमादेश के बारे में कि परमादेश का मतलब क्या था। परमादेश का मतलब था कि कोई व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है, उसको बोल रहा है कि आप अपना काम करो, आदेश दे रहा था उसको, तो वो क्या कर रहा था, नहीं होते हुए काम को एक्टिव कर रहा था, उसको सक्रिय कर रहा था। जबकि जो प्रतिषेध है वो कह रहा है कि आप अपने अवकाश से बाहर काम मत करो, आप रुक जाओ, आप यहीं पर चुपचाप रुक जाओ, आप ये काम आपका है नहीं, आप अपनी सीमा से बाहर काम करें। तो यहाँ प्रतिषेध क्या निषेध का काम कर रहा है, जबकि जो परमादेश है वो जो नहीं हो रहा था काम उसको सक्रिय कर रहा था। चौथी रिट है उत्प्रेषण। इसका अर्थ क्या है, प्रमाणित होना। शीर्ष न्यायालय द्वारा अधीनस्थ से मामला अपने पास लेना। कोई लंबित मामला है जो किसके पास है, अधीनस्थ न्यायालय के पास है, वो काम नहीं कर रहा है या उसे काम नहीं हो रहा है या उसकी क्या है वो सीमाओं से बाहर, उसकी शक्तियों से बाहर है, तो वो शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास ले लेता है। या फिर किसी ऑर्डर को खारिज करने के लिए, जैसे अभी पहले हमने कहा था कि शीर्ष न्यायालय है जो अधीनस्थ न्यायालय है वो मृत्युदंड की सजा दे देता है, लेकिन उसके पास ये शक्ति है ही नहीं, तो उसके ऑर्डर को क्या करता है, जो ऊपरी अदालत होती है वो खारिज कर देती है। उसके लिए भी उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, तो वो होती है उत्प्रेषण रिट। यहाँ पर लिखा गया है प्रतिषेध केवल निवारक, जबकि उत्प्रेषण निवारक व सहायक दोनों है। अभी हमने देखा था कि जो प्रतिषेध है उस रिट के तहत क्या है, जो शीर्षस्थ न्यायालय होता है वो क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी शक्तियों के जो एक्स्ट्रा काम, उसकी शक्तियों से जो बाहर का काम है उसको रोक देता है। तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पर निवारक की भूमिका निभा रहा था कि किसी व्यक्ति के लिए कोई निचली अदालत है वो गलत फैसला दे देता है या उसकी अपनी शक्तियों से बाहर का फैसला दे देता है, तो वो क्या करता है, उस मामले को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर उत्प्रेषण में क्या है, उसकी शक्तियों से बाहर का काम करता है, उसको रोकता तो है ही है, लेकिन साथ में उन जो मामले हैं उसको अपने पास ले लेता है और क्या करता है, उसकी सुनवाई करता है। तो वो क्या करता है, निवारक की भूमिका निभाता है, साथ में सहायक की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऊपरी न्यायालय मामला अपने पास लेकर जो मामला है उसकी सुनवाई भी करता है, इसलिए यह निवारक व सहायक दोनों की भूमिका निभाता है। जबकि जो प्रतिषेध था वो सिर्फ और सिर्फ निवारक की भूमिका ही निभा रहा था। और जो उत्प्रेषण रिट है वो किसे जारी किया जा सकता है, वो न्यायिक, अर्ध न्यायिक व प्रशासनिक इकाई होती हैं उसके खिलाफ जारी की जा सकती हैं। जबकि जो प्रतिषेध रिट थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके विरुद्ध जारी की जा सकती थी, वो सिर्फ और सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ भी जारी की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेषण है वो प्रशासनिक निकायों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, और यह नियम बना और इसको जोड़ा गया था 1991 में। 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, आपने एक मूवी देखी होगी आईपीएस गणेश वाली। आईपीएस गणेश वाले मामले से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। आईपीएस गणेश ने क्या किया था कि उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला नहीं था, उन्होंने धांधली करके जो आईपीएस का पोस्ट है वो प्राप्त की थी, यानी कि वो वास्तव में आईपीएस थे ही नहीं लेकिन आईपीएस का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है कोर्ट कि भाई आपके पास ये शक्ति है ही नहीं, आप ये काम कर कैसे रहे हो। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यहाँ पर आईपीएस गणेश ने वो सार्वजनिक कार्यालय है उसमें कार्यभार संभाल लिया, लेकिन वो उसके योग्य था ही नहीं, तो जो न्यायालय है वो अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। आप अपना प्राधिकृत वारंट है वो लेकर आइए कि आपने इस पद को प्राप्त कैसे किया है। अगर वो सही से पद प्राप्त हो रखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं प्राप्त हो रखा है सही से वो पद, तो अधिकार परीक्षा के तहत उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। और अधिकार परीक्षा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांग की जा सकती है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। जैसे कि आईपीएस गणेश है, वह मान लीजिए जैसलमेर का आईपीएस बन जाता है, उसने पद गलत तरीके से प्राप्त कर रखा है और वह जैसलमेर में एक व्यक्ति को पीटता है बहुत ज़्यादा चौराहे पर, तो जिस व्यक्ति को पीटा गया है वही अधिकार परीक्षा के तहत कोर्ट के पास नहीं जा सकता। वहाँ पर अन्य व्यक्ति भी हैं, वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और अधिकार परीक्षा रिट जारी करवा सकता है। ये मामला है बस। और सार्वजनिक कार्यालय है, यहाँ पर कहा गया था कि सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए। तो सार्वजनिक कार्यालय का मतलब क्या है, सार्वजनिक कार्यालय होता है स्थायी प्रकृति का होता है जो विधि या संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसका कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। अभी हमने देखा था कि परमादेश है वो सिर्फ सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार के खिलाफ जारी की जा सकती है। परमादेश है वह निजी व्यक्ति के विरुद्ध, गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, संविधात्मक दायित्व के लागू करने के विरुद्ध और राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर प्राइवेट संगठन की बात की गई है, यानी कि इसके खिलाफ परमादेश वो जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए पहला कथन हो जाता है सही। दूसरा कथन है किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा।
परमादेश है वो किसी सरकारी कंपनी के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो दूसरा कथन है वो भी सही होता है। तीसरा कथन है कोई भी लोकप्राण व्यक्ति अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। अभी हमने जैसलमेर वाला केस देखा था कि जैसलमेर में कोई आईपीएस गणने से वो पीट रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी जो अधिकार परीक्षा के तहत न्यायालय में जा सकता है। इसलिए तीसरा कथन होता है सही। आंसर होता है डी। रिट से संबंधित सारी बातें आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, सब चीज़ों को रट लेना आप। रिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल रिट से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया है और 25 में भी आएगा ही आएगा। 2 नंबर आप अपने यहाँ से फिक्स कर लीजिए। रिट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको नहीं समझ आए तो अभी जो जितना हम डिस्कस किया उसको वापस देखना, आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा है क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तीसरा है यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही हुआ हमें देखना है। जब 2022 में मैंने ये क्वेश्चन देखा था तब मुझे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में इतनी जानकारी थी भी नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग से इस प्रश्न को सही किया था। कैसे सही किया था, यहाँ पर देखिए। पहला कथन प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। अवश्य मतलब ये क्या बाध्यता फिक्स कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की बाध्यता किसी प्राइवेट अस्पताल पर नहीं हो सकती। अगर सरकारी पे तो हो सकती है, मान ले एक और एक एग्जाम्पल के रूप में, क्या पता सरकारी अस्पताल है उसके लिए बोल दे कि उसको तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसको अपनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल को तो इस प्रकार की बाध्यता नहीं दी जा सकती। इसलिए पहला कथन होता है गलत। पहला कथन गलत होता है, आपका आंसर सीधा भी आ जाता है। बाकी सोचना ही नहीं है डी सही है नहीं सही उसके बारे में कुछ पता ही नहीं आपको, लेकिन आप इससे आराम से सही कर सकते हैं। दूसरा कथन देखिए क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है एततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। जो भारत के नागरिक है उनके लिए भी जो ये योजना है ये क्या है, स्वैच्छिक है। यहाँ पर फिर से कंडीशन फिक्स हो रही है, इसलिए दूसरा कथन भी होता है गलत। इतना हार्श स्टेटमेंट है ये। तीसरा कथन देखिए यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सकता है यूज रखा है, ऐसा नहीं है पूरे देश में लागू है। क्या पता एक राज्य छूटा हुआ हो, लेकिन यहाँ कहा गया है कौन इस यहाँ पर कहा गया पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। किया तो जा सकता है, ऐसी क्या बात है। अगर एक राज्य में किया जा रहा है दूसरे राज्य में किया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट एकदम जनरल है, सही है। आंसर हो गया बी। यहाँ पर लिखा हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है यह योजना द्वितीयक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में यह योजना चलती है। खर्च इसमें कितना खर्च शामिल है, भर्ती से 3 दिन पूर्व व भर्ती होने के बाद के 15 दिन तक के खर्च को इसमें कवर किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ में सर्जरी, चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है। इसकी नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। वित्त पोषण कैसे होता है, जो सामान्य राज्य उसमें है जो 60% पैसा केंद्र देता है, 40% पैसा राज्य को देना पड़ता है। लेकिन जो पहाड़ी राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, हिमाचल उत्तराखंड हो गए, इनमें 90% पैसा देता है कौन, सेंटर, और 10% पैसा अपने राज्यों को देना पड़ता है। अभी हाल ही में जो 70 वर्ष आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं उसको इसके तहत योगी कर दिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब दूसरी आती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। सभी भारतीयों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी, जिसे बोला जाता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, ये 14 अंक की आईडी होती है, ये जारी करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में नागरिकों सहित सभी की भागीदारी स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक भागीदारी है, कंपल्सरी नहीं। इसलिए दूसरा कथन हो गया था गलत। किसी स्वास्थ्य सेवा सुविधा या संस्थान की भागीदारी भी स्वैच्छिक है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया था। तो यहाँ पर हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में देख लिया, इसलिए आंसर होता है बी। जनरल सोच कर भी इस प्रश्न को किया जा सकता था। अगर आपको नहीं पता है फिर भी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं आप। तो बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका यूज करना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। मुझे इस टाइम इतनी जानकारी थी भी नहीं, तब भी मैं ऐसे प्रश्नों को सही करके आया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हम लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उसका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों में से, और चुनाव की तारीख कौन तय करता है, अध्यक्ष तय करता है। पहला कथन देखिए लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियुक्त करे, यानी कि पहला कथन सही हो जाता है। पद रिक्त हो जाता है यदि लोकसभा उपाध्यक्ष का, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो नए सदस्य का चुनाव करते हैं। इसका पद सदन के जीवन पर्यंत काल तक रहता है, और यह ताकपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। और लोकसभा उपाध्यक्ष होता है उसको कैसे हटाया जाता है, इसको हटाया जाता है प्रभावी बहुमत से। प्रभावी बहुमत से यदि लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो, संकल्प पारित हो, तब इसको हटाया जा सकता है।
अप्रभावी बहुमत है प्रभावी बहुमत। इसका मतलब क्या है? प्रभावी बहुमत से तात्पर्य सदन के सभी तत्कालिक सदस्यों का बहुमत। जो सदन के तत्कालिक सभी सदस्य जैसे कि 545 सदस्य, इन सभी सदस्यों का क्या है? बहुमत चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उपस्थित सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत होता है उसे बोला जाता है साधारण बहुमत, लेकिन यहाँ पर बात की है प्रभावी बहुमत की। 2019 से जो लोकसभा उपाध्यक्ष है उसका पद वेकेंट पड़ा है अभी तक। इसके वेतन और भत्ते कौन? संसद निर्धारित करता है। शपथ का प्रावधान इसके लिए नहीं कर रखा है। मत बराबर होने पर जो उपाध्यक्ष हैं, यदि उपाध्यक्ष हैं वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभा रहा है और मत बराबर हो जाता है, तब वो क्या कर सकता है? अपना मत दे सकता है। उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वो क्या करता है? अध्यक्ष के कार्यों को करता है। लेकिन जब अध्यक्ष अपने पद पर होता है तो वो साधारण सदस्य के तहत ही सदन में भाग लेता है। उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष है उसके अधीनस्थ नहीं होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है वो। यदि उपाध्यक्ष है उसको किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाएगा। यदि किसी समिति है उसका सदस्य उपाध्यक्ष को बना दिया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उस समिति है उसका सभापति बन जाएगा। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आप ये बात भी याद रखना कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीबी मावलंकर, प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अनंत शायनाम अयंगर, अनंत शायनाम अयंगर। अब देखना, आप पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा कथन देखना, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। यहाँ पर लिखा है आज्ञापक उपबंध, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। 11वीं लोकसभा के बाद जो विपक्षी दल का जो सदस्य है वो क्या करता है? उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होता है, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है, इसलिए दूसरा कथन हो जाता है गलत। दूसरा कथन गलत होने पर आपके बी और डी एलिमेंट हो गए, यानी कि पहला सही था, आंसर ए आ गया सीधा अपना। चौथा भी यहाँ पर क्या है? गलत है और तीसरा सही है। तीसरा कथन देखिए, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। यह बात एकदम सही है। चौथा है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। यहाँ पर सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव है उसको रखा जाता है संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा क्या है? प्रस्ताव रखा जाता है और विपक्ष द्वारा विधिवत रूप से यह समर्थित होता है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट होता है इसलिए गलत। तो आंसर होता है यहाँ पर ए। आज हमने कुल प्रश्न किए हैं 10। आज का डिस्कशन हमारा थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने रिट वगैरह को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लिया। आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था क्योंकि हमने पॉलिटी के बहुत ही टॉपिक हैं उसको कवर किया है, जैसे कि दल बदल अधिनियम हो गया, रिट हो गई, महान्यायवादी वाला हो गया, उपाध्यक्ष का पद हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, लोकसभा की शक्तियाँ हो गई, बार काउंसिल के बारे में, और साथ ही में न्यायालय की अवमानना को भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। तो आज का डिस्कशन हमारा बहुत ही अच्छा है। आप इन चीज़ों को साथ ही साथ ध्यान रखना। रिट वाला जो पॉइंट है उसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।